हेलो, हाय सभी लोगों को। तो बताइए कैसा है हाल-चाल और क्या चल रहा है? आई होप सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा और बढ़िया चलना भी चाहिए। तो कुछ लोग सो गए होंगे और जो लोग सो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जल्दी सो भी जाना चाहिए। लेकिन वही है जो लोग हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम जिस समय ही पढ़ लें, समय निकाल कर के जिस समय हमारा मूड हो, जिस समय हमारा दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो, दिल-दिमाग दोनों एक्टिव हो, उस समय हम पढ़ाई कर लें तो वही हमारे लिए सबसे बेहतर समय होता है। अब वो चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 4 बजे हो, चाहे अभी के 9 बजे हो, ठीक है? फिलहाल जो लोग सो गए हैं, सभी को गुड नाइट और जो लोग अभी जग रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए अब हम लोग आपको पता ही है, मैंने सोचा जितने भी पेपर हैं वो हम पहले ख़त्म ही कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से कुछ करना स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि अभी तक जितना भी सिलेबस आप लोगों ने पढ़ ही लिया है ना? तो कहीं न कहीं आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अलग-अलग स्टेट्स के आप क्वेश्चन्स देखेंगे, तो उससे आपको पता है मैंने बार-बार यही बोला है कि आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है? तो अब चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे उत्तराखंड में जो आपका हुआ था पेपर, लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 2017 में, ठीक है? तो उसका ये पेपर है, ये पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन्स हैं? 100 क्वेश्चन्स हैं जिसमें हम लोग 50 आज करेंगे और 50 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पार्ट 1 है, ठीक है? तो चलिए अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन्स हैं और बहुत ही बेहतरीन और इतने आप खुद देखना कि इतने फैंटास्टिक क्वेश्चन्स हैं ना कि देख कर के आपको लगेगा कि हाँ, ये वाक़ई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आते हैं तुरंत क्योंकि एक्सप्लेनेशन है तो टाइम हमें लग जाएगा, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, बट आप लोग इसको देखना ज़रूर क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक्सप्लेनेशन भले आप मत देखना, थोड़ा-सा आप स्किप कर देना उसको, बट जो क्वेश्चन्स हैं, क्वेश्चन प्लस उसके आंसर आपको ज़रूर देखने, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है कि पुश योरसेल्फ बिकॉज़ नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। बिल्कुल सही बात है, अपने आप को खुद से, चाहे वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो आपको खुश रखना हो, चाहे आप खुद को मोटिवेट रखना हो, है ना? खुद को ठीक करना हो, कैसे भी करके आपको खुद को जैसे भी जो भी चीज़ आपको अपने लिए करनी है, वो आपको खुद से करनी होगी, है ना? खुद से करनी भी होगी और खुद खुद से आप करने के लिए तैयार भी रहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका शरीर और आपका दिमाग, आपका दिल सब कुछ एकदम करने के लिए तैयार ही रहे, ठीक है? लेकिन कोशिश करिए कि आप खुद से उस चीज़ को करिए, अपने आप को पुश करिए, ठीक है? तो चलिए फिलहाल क्योंकि बात सही है, आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग आएँगे और आपको बताएँगे, ऐसे नहीं ऐसे करो या आपको ये दिक्कत है तो आपको लोग सॉल्यूशन देंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई देगा ही नहीं बट ठीक है, जो एक्चुअल मतलब एक रियलिटी है ना, उसमें यही हो रहा है कि लोग आजकल कोई नहीं दे रहा किसी को समय, ठीक है? फिलहाल ये तो अलग डायरेक्शन की बातें हो गई। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सीधे-सीधे हम लोग जो है आंसर देखते हैं और आपको पता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी तो देखना ज़रूर आप लोग, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने 2-3 बार ये बात कह दी है आपसे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि टमाटर का जो सॉस होता है यानी कि टोमेटो सॉस होता है जो, उसमें प्रयुक्त किया जाने वाला जो परिरक्षित यानी कि प्रिजर्वेटिव पदार्थ है वो कौन-सा है? एसिटिक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम क्लोराइड है या चीनी है? तो इसको तो आपको बताना ही नहीं है। इसमें आपको पता है क्या होगा? सोडियम जो बेंजोएट होता है वही आपका टोमेटो सॉस में डाला जाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है? और सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आपका एक अकार्बनिक तत्व होता है जिसे हम लोग नॉर्मली जो है साधारण नमक कहते हैं जिसको आप घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मिठास देने वाला प्राकृतिक पदार्थ है? मिठास आप समझ रहे हैं ना? जो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस दे। एस्पार्टम है, स्टीविया है, सैक्रिन है, उपर्युक्त सभी है। तो जो प्राकृतिक आप देख रहे हैं नेचुरल आपको स्वीटनेस दे, ठीक है? तो नेचुरल स्वीटनेस देने वाला जो प्राकृतिक पदार्थ है, वो है हमारा स्टीविया, ठीक है? वो हमारा है स्टीविया, यहाँ से हमारा बी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? स्टीविया एक तरीके का औषधीय गुण वाला पौधा होता है, मतलब नेचुरल और थोड़ा-सा औषधीय गुण वाला पौधा होता है, जो क्या करता है एकदम नेचुरल मिठास देता है और जो आपकी नॉर्मल चीनी होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, मतलब उसकी पत्तियाँ ही यूज़ करी जाती हैं स्वीटनेस के लिए और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इस पौधे की आपकी स्टीविया की, वो हमारा जो शुगर हम लोग यूज़ करते हैं, उससे कम से कम 100 डेढ़ सौ गुना ज़्यादा मीठी होती है, ठीक है? तो इस वजह से आप मतलब जो है इसको बोला जाता है कि प्राकृतिक एक नेचुरल स्वीटनर इसको बोला जाता है। हर्बल चीज़ों के सप्लीमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो इस पौधे को मीठी तुलसी भी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये देखिए, हाँ। तो आपको बस इतना देखना है कि क्या है प्राकृतिक और औषधीय गुणों वाला पौधा है और इसकी पौधे की पत्तियाँ शक्कर की 200 गुना अधिक मीठी होती हैं। देखिए मैंने 150 बताया था। सदियों से मिठाई और हर्बल पूरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे मीठी तुलसी भी कहते हैं। इतना एक-एक लाइन देख लेना फटाफट। फिर हमारा नेक्स्ट है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। अगर शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो गई है या बहुत ज़्यादा मतलब अधिकता हो गई है, ठीक है? तो उससे क्या अभिप्राय है आपका? अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण या बीमारी? इसको तो मुझे बताना ही नहीं है आपको। आपको पता है इसको मैलन्यूट्रिशन यानी कि हम लोग कुपोषण के नाम से जानेंगे। बिल्कुल सही है। अगर चीज़ों की कमी हो गई है तो भी भाई दिक्कत होगी बॉडी में, अधिकता होगी तो भी दिक्कत होगी। तो इसको हम बोलेंगे कुपोषण, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी? इसको तो आप बता ही सकते हैं, शिक्षक यानी कि टीचर, क्लर्क या पत्थर तोड़ने वाला या गृहिणी। तो आपको पता है कि कैलोरी की मतलब कैलोरी इंटेक सबसे ज़्यादा मात्रा में किसको ज़रूरत पड़ेगी? ज़ाहिर-सी बात है जो पत्थर तोड़ रहा है कहीं न कहीं एक हैवी वर्क कर रहे हैं ये, तो हैवी वर्क करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता है। पोषण सुरक्षा यानी कि पोषण आप लेंगे तो भाई पोषण से क्या होता है, हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है, हम हेल्दी रहते हैं। तो इनमें कौन-सी ऐसी चीज़ है, कौन-सा ऐसा डोमेन है जो आपका पोषण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा? उपलब्धता यानी कि पोषण की उपलब्धता जो आएगी कि नहीं आएगी, पहुँच होना, अवशोषण आए, ठीक है? तो इसमें नहीं की बात करी जा रही है, सबसे पहले हमें नहीं को मार्क कर देना, ठीक है? तो देखिए पोषण क्या है? पोषण जिस चीज़ से आपको पोषण मिलेगा वो चीज़ आपके पास उपलब्ध भी होनी चाहिए, उसकी रीच भी आप तक होनी चाहिए और उसका आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं कि अवशोषण भी होना चाहिए। इस वजह से तीनों चीज़ें यहाँ पर होंगी एक्सेप्ट आपकी आय, ठीक है? आय आपका नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 से 25% आपकी होती है, आपको पता है। और दालों में लाइसिन जो अमाइनो एसिड है उसकी भरपूर मात्रा होती है और मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड की कमी होती है दालों में, ठीक है। और जबकि मिथ्योनाइन जो आप है आपका दालों में तो कम होता है, लेकिन जो आपके सीरियल्स यानी कि अनाज होते हैं उनमें मिथ्योनाइन आपका ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका। और दालों की प्रोटीन अगर देखी जाए तो इसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू होता है वो आपके जो आपका क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन होता है उसकी अपेक्षा थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है? तो हम ये दे तो आपका जितना भी वेजिटेरियन सोर्सेज़ वाले प्रोटीन होते हैं, सबका बायोलॉजिकल वैल्यू नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से कम ही होता है, ठीक है? इतना तो आपको पता ही होगा। ये हो गया हमारा। और फिर हमारा कि खाद्य पदार्थों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, महुआ यानी कि रागी, ठीक है? तो ये आपको पता ही है प्रोटेक्टिव फूड की बात करें, प्रोटेक्टिव फूड हम किसको कहते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों को, ठीक है? प्रोटेक्टिव फूड के क्योंकि आपकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, फल हैं, इन सभी चीज़ों को खाने से क्या होता है? आपको विटामिन्स और मिनरल्स ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं, आपकी बॉडी का जो रेगुलेशन है ना? आपकी बॉडी का पीएच है, सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और कहीं न कहीं मतलब आपका मेटाबॉलिज़्म वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है, ठीक है? तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है या क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है? इतना आपको पता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन-सा आपका लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? आपका जो दूध में क्या बोलते हैं दूध में आपके लैक्टोज़ होता है उसको क्या करता है? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है तो उससे आपका जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो आपका होता है वो आपके आमाशय और छोटी आंत की निचली जो आपकी वॉल्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है? और क्या बोलते हैं राइज़ोबियम जो बैक्टीरिया होता है आपका, ये पौधों की जड़ों में जो है पाया जाता है, जो क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है? ये हमारा हो गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा दे रखा है देखिए ये। तो ये देखिए क्या है लैक्टोबैसिलस आपका क्या है एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलता है। ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है। फिर है ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका इसे एस्चीरिया कोलाई के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? ये गर्म रक्त वाले जीवों की निचली आंत में पाया जाता है। और ये क्या है पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये और ये क्या करता है ये जीवाणु विटामिन K2 का निर्माण करता है तथा हानिकारक बैक्टीरिया को स्थापित होने से रोकता है। एक चीज़ याद आई कि आप बताना कि जो K2 है, K2 का पूरा नाम बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? K2 का पूरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे। अच्छा राइज़ोबियम भी देखिए यहाँ पर क्या है आपका नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। राइज़ोबियम के कारण फलीदार पौधे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें बॉट्रिज्म और टिटेनस के प्रेरक एजेंट शामिल हैं, ठीक है? फिर हमारा यहाँ पर है कि मैंड्रिन एक प्रकार का है। मैंड्रिन क्या है आपका? कॉलर है, कफ है, आस्तीन है, योक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉलर है आपका मैंड्रिन एक तरह का। कॉलर आपके कई तरह के होते हैं जो आपके टॉप्स में, ब्लाउजेज़ में, शर्ट्स में कई जगह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो देखिए क्लासिक कॉलर है, पीटर एंड पैन है, नॉच्ड है, मैंड्रिन है, बो नेक है, रफल है, पॉइंटेड है, विंग्स है, पोलो कॉलर है, बॉटम डाउन है और टर्टल नेक है, ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ आपको ऐड किए हुए हैं, जैसे देखिए हम लोगों ने मैंड्रिन कॉलर जो आपने पढ़ा अभी ये है आपका मैंड्रिन कॉलर, ये भाई साहब ने पहन रखा है, ठीक है? एम फॉर मैंड्रिन। और ये जो आपका ये वाला दिख रहा है ये आपका पीटर वाला, पीटर एंड पैन कॉलर, ठीक है? तो ये आपको आई थिंक फ़ोटो देख के समझ आ रहा होगा। ये आपका जो लड़की ने पहन रखा है ये पीटर एंड पैन है और जो ये इन्होंने पहन रखा है ब्लू शर्ट ये है आपका मैंड्रिन कॉलर, ठीक है? और ये वाला जो आपका है ये है आपका रफल कॉलर, आर फॉर रफल। ये देख रहे हैं हम ना इस तरह की रफल तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? और ये वाला जो आपका ये आपका है बोनेक वाला, ठीक है? बी फॉर बोनेक। तो ये हो गया हमारे कॉलर के टाइप्स हो गए। थोड़ा मैंने सोचा दिखा दूँ, इमेज थोड़ी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुनटे बनाकर परिधान या वस्त्र में यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? प्लीट्स कहते हैं, पफ कहते हैं, सिरिंग कहते हैं या रफल कहते हैं?
तो ये जो चुन्नटे बना करके प्रधान में यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सीरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरिंग कहते हैं। जैसे घेर बनाने के लिए जब कपड़ों को क्या करते हैं? इकट्ठे यूज़ करके आपके स्कर्ट वगैरह में या लहंगे का कुछ बनाया जा रहा है तो उसमें क्या करते हैं? कपड़े को इकट्ठा करके चुन्नट बनाते हैं, जिससे कपड़े में क्या होता है? बहुत सारी घेर आ जाती है और बड़ी फुलनेस भी आ जाती है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सीरिंग बोलते हैं, ठीक है? और प्लीट्स भी आपको पता है स्कर्ट वगैरह में यूज़ की जाती है और पफ आपको पता ही है पफ वाली स्लीव्स बनती हैं, उसमें भी कपड़े को एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा-सा फुलाव दिया जाता है, ठीक है? और रफल आपको दिखाया ही इस तरीके का ऐसे बना दिया था, झालर टाइप आप कह सकते हो, यूजुअली एक भाषा में झालर बोलते हैं रफल्स को, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, ये देख सकते हैं आप कि पंक्तियों में चुनटे बनाकर परिधान में यूज़ किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सीरिंग कहा जाता है, ठीक है? और प्लीट्स में भी घेराव और अच्छी फिटिंग देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मोटे कपड़ों में प्लीट्स जो होती है प्रायः मोटे कपड़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये मेज़रमेंट से है, जब आप कपड़ा बनाते हैं तो मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है? तो 4 सिर के बराबर, 8 सिर के बराबर या 4 सिर या 6 सिर या 8 सिर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका जो मतलब माप दोनों भुजाओं के विस्तार का होना चाहिए वो 8 सिर के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मतलब 8 सिर के बराबर होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। फिर नेक्स्ट है डैश प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2 या 2 से अधिक परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। सामूहिक निर्णय होते हैं, उपभोक्ता संबंधी निर्णय होते हैं, पारिवारिक निर्णय होते हैं, संयुक्त निर्णय होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से 2 या 2 से अधिक परिवार। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं जब ज़्यादा लोग हैं तो आपको दिख ही रहा होगा ये कैसा निर्णय होगा? एक सामूहिक निर्णय होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं न कहीं वो एक छोटा-सा उनका ग्रुप है। और पारिवारिक निर्णय होता है जिसमें खाली सिर्फ़ आपके परिवार के लोग मिल कर के कोई चीज़ पे निर्णय लें, ठीक है? फिर है कि संयुक्त निर्णय का मतलब है कि कई सारे लोग मिल कर के जैसे आप कह सकते हो कि मतलब जो आप निर्णय दे रहे हो वही निर्णय सारे लोग दें, ठीक है? इस तरीके का। फिर है हमारा कि धागे को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है? कांथा कहते हैं, मणिपुरी कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं, कसूती कहते हैं। तो जो धागे को गिन करके कढ़ाई की जाती है, आई थिंक उसको बोलते हैं आई थिंक क्या मतलब डेफ़िनेटली उसको बोलते हैं कसूती। कसूती कहाँ की कढ़ाई है आपकी? कर्नाटका की, ठीक है? और मणिपुरी में आपको मणिपुरी कढ़ाई आपको पता है मणिपुर में होती है। कांथा आपकी जो है वो वेस्ट बंगाल की है और कश्मीरी आपकी जो है कश्मीरी मतलब कि कश्मीर में जो कशीदा कढ़ाई होती है वो कश्मीर में करी जाती है, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? सूती है, रेयॉन है, ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेंडी है। इसमें जो आपका क्या बोलते हैं जो कपड़ा शरीर के बिल्कुल करीब होता है कौन सा होता है आपका? रेयॉन का कपड़ा। रेयॉन की कुर्तियाँ या रेयॉन की जो भी चीज़ें आती हैं आपने यूज़ करी होगी तो आपने देखा होगा कि वो बड़े अगर थोड़े से वो शरीर के एकदम मतलब आप कह सकते हो कि पास रहते हैं मतलब जैसे उखड़े-उखड़े नहीं रहते, आपके बॉडी में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अगर लेकिन आप अगर सूती कपड़ा लो, है ना? या ऑर्गेन्जा लो या ऑर्गेंडी का कपड़ा लो, आजकल तो ऑर्गेन्जा के कितने दुपट्टे और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपने देखा होगा, वो ऐसे फूले-फूले से रहते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनमें जो है थोड़ा-सा मतलब आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कह सकते हो थोड़ा-सा बॉडी में फिट होने का गुण नहीं पाया जाता, तो इस वजह से ये सब दूर रहते हैं और जो आपका रेयॉन है, बड़ा अच्छे से फिट आ जाता है। क्या बोलते हैं समर्स में तो ज़्यादातर लोग रेयॉन का कपड़ा ही प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पर जो कसूती कढ़ाई वाला था, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला, इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन यहाँ आगे दिया हुआ है। कसूती कढ़ाई आपको देखिए धागे को बुनकर की जाती है और ये कहाँ है? कर्नाटक में जो आपको पता ही है कि प्रचलित लोक कढ़ाई जो है ये ध्यान रखना है आपको कि ये क्या है? वहाँ की लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है, ठीक है? और इसमें गावंती, नेगी, मेथी, टाँकों का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? गावंती, नेगी, मेथी, टाँकों का उपयोग किया जाता है। फिर कांथा है आपका, कांथा आपकी बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। रंगीन धागों का खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। फूल, पत्तियाँ, पशु, आम जनजीवन दृश्यों को उकेरा जाता है। और कशीदाकारी कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? फिर है कि एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करता है। कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि, उपयुक्त सभी। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप कोई कपड़ा ला रहे हैं और उसमें अगर जो लेबल लगा है तो लेबल पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें कपड़े का कौन से फाइबर का कपड़ा है ना? परिसज्जा उसपे फिनिशिंग के बारे में दिया गया है या नहीं दिया कि कौन सी फिनिशिंग उसपे की गई है या नहीं की गई कपड़े पे, सफाई धोने की विधि क्या है, तो सारी चीज़ों को आपको देना है, ठीक है? देखिए जो क्वेश्चन थोड़े सिंपल से हैं और जिनकी लैंग्वेज भी बहुत ईज़ी है तो उसको मतलब कई तरीके से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा और आपका समय व्यर्थ ही होना, ठीक है? सो दैट मैं एक-एक चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आपका भी ज़्यादा समय ना लगे। नेक्स्ट है, जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब होता है पीला, हरा, काला, नीला। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको बोलते हैं पीला। क्या बोलते हैं? पीला। ये एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, कश्मीरी में रंगों के नाम जो होते हैं, कश्मीरी लोग अपनी भाषा को कासुर और कश्मीर प्रांत को कशीर कहते हैं। मतलब कि कश्मीर को कश्मीरी लैंग्वेज में अगर कहा जाए
तो कशीर बोलते हैं वो लोग, ठीक है। अन्य भाषाओं में जैसे हिंदी, पंजाबी और तमिल में इस भाषा को कश्मीरी कहा जाता है। जर्द शब्द का अर्थ है पीले रंग वाला, यानी कि कश्मीरी में पीले रंग को जर्द कहा जाता है। सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का वर्ष 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए किसको जाता है। भाई अब ये क्वेश्चन इन्होंने क्या सोचकर पूछ दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है अब पूछ लिया गया तो इसमें हम लोग आंसर करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें आपके डॉली आहलूवालिया हैं, पायल सलूजा हैं, या फिर आपके सचिन लवलेकर हैं, या फिर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें जो अवार्ड गया था कि मतलब जो बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का, जो साइकिल मूवी थी उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का जो अवार्ड गया था वो गया था सचिन लवलेकर को, ठीक है। इनकी मराठी कोई मूवी है साइकिल नाम की, मतलब मराठी में बनाई गई है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा मतलब काम किया था, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। फिर है कि कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी, मतलब शुरू की गई थी, कब की गई थी? 15 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2015, या 15 जुलाई 2016, 15 जुलाई 2017। ध्यान रखना, बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखिए 15 जुलाई भी है और 2015 भी है, ठीक है। बहुत आसानी से याद हो सकता है आपको कौशल विकास योजना, जिसमें आपने देखा होगा कि 2015 से बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रेनिंग मतलब करी जा रही, कई सारे युवाओं को सारी चीज़ें सिखाई जा रही, ठीक है। कब की गई थी? क्या बोलते हैं, 15 जुलाई ये हो गया आपका, ठीक है, मतलब 15 जुलाई 2015 को याद रखना है। फिर इसमें देखिए क्या किया गया था, इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ भारतीयों को 2022 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, और योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग से जुड़े परीक्षण देना है, रोजगार पाने में मदद मिल सके। इस परीक्षण का फीस सरकार खुद भुगतान करती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। शुरुआत कब की गई थी? जब इंटरनेशनल यूथ स्किल डे था उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा घर के आमुख को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, मतलब जो घर का ओरिएंटेशन होता है आमुख एक तरीके से, उसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सूर्य का भ्रमण चक्र है, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति है, भूखंड की स्थिति है, उपरोक्त सभी है। तो पढ़ के समझ आ ही रहा होगा कि इसमें से सभी आंसर होगा, क्योंकि आपका घर ऐसे ऐसे मतलब डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि सूर्य का जो भ्रमण चक्र है कि मतलब ऐसा भी ना हो कि दिन भर आपके घर में धूप लग रही हो, है ना, सूर्य की जितनी भी रोशनी आ रही डायरेक्ट आपके घर के ऊपर पड़ रही हो। हवा अगर चल रही है तो सुबह शाम दोपहर सब तरफ हवा आपकी तरफ ही आ रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह दोपहर शाम कभी आपके घर में हवा ही ना आए, ठीक है। और वर्षा का भी ऐसा कुछ ना हो, वर्षा तो मान लीजिए ठीक है, ऐसा भी नहीं रहे कि हमेशा पानी ही आपके घर में भर जा रहा है ना। आपको देख करके मतलब उसकी नींव वगैरह या घर की जो भी बनती हैं चीज़ें अच्छे से उसका ऊंचाई पे रहे, कि ऐसा ना जरा सी बारिश हो और घर में पानी घुस जाए। भूखंड की स्थिति भी आपका जो मतलब प्लॉट होता है वो पूरा, वो भी आपका मतलब इस तरीके का हो, भूमि का एरिया, कि ना बहुत ऐसा भी ना हो कि बहुत लंबा हो या बहुत चौड़ा हो, मतलब सारी चीज़ें उसकी एक सही अनुपात में होनी चाहिए। इस वजह से हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी अब इस जो है पड़ाव पे होंगे कि जहाँ पर सब लोग अपना घर बनवाना होगा या बनवा रहे होंगे, या कुछ लोगों का बन गया होगा, तो जिन्हें भी बनवाना है इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग होम साइंस वाले हैं, हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि घर को सजाना, घर को बनवाना, घर को कैसे मैनेज करना, सारी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक आपको पता चल गया, हाइड्रो मतलब वाटर, क्या हाइड्रो मतलब आपका होता है वाटर, और फोबिक मतलब होता है फोबिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पानी से एक तरीके से डरना, यानी कि पानी को कौन मतलब पानी से दूर रहता है। तो ऊन है, रेयॉन है, सूता, यानी कि यहाँ पर सूती की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सूती है, सूता नहीं है, सूती। तो आपको समझ आएगी, और ये भी पानी लेता है, ये भी पानी लेता है, ये भी पानी लेता है। जो पानी पानी की ज़रूरत नहीं है जिसको, कि कौन है, एसीटेट है आपका, ठीक है। एसीटेट जो आपका होता है वो पानी मतलब उसमें नहीं सोखने वाला तंतु वो नहीं होता है, ठीक है। इस पानी के प्रति इसमें कोई आकर्षण नहीं होता, ठीक है। बाकी हमारा जो रेयॉन सूती है सारी चीज़ें सब पानी का चाहिए इनको पानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में संशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। संशक्तिशीलता का मतलब यह है कि सहनशीलता, एक तरीके मतलब कि थोड़ा सा शक्तिशाली हो या सहन कर पाए चीज़ों को। तो यह मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है इन चारों में से जहाँ पर कपड़े के जो फाइबर होंगे, मतलब तंतु हैं जो, उनमें मतलब ये चीज़, ये क्वालिटी होनी चाहिए। कताई के समय, करघे द्वारा बुनाई, बुनाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा कताई। कहने का मतलब है जब कताई की जाती है तो उसमें कपड़े पे, सॉरी, जो फाइबर होते हैं, कपड़ा नहीं, जो फाइबर होता है उस पे कहीं न कहीं उसको कई उसमें झटके वगैरह लगते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उनको, उनकी जो पकड़ होती है ना एकदम फाइबर को मतलब अच्छे से, जो तंतु है वो एक कह सकते हो आपके एक पैटर्न पे रहें और एक सलीके में रहें वो, ठीक है। तो अगर उनके अंदर ये बोलते हैं क्या, संशक्तिशीलता नहीं रहेगी तो जो कपड़ा अच्छे से नहीं बन पाएगा। इस वजह से कताई के समय क्या करना है कि ये संशक्तिशीलता का गुण उनके अंदर होना चाहिए कताई के समय, समझ गया। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टाफ्टा निम्न का उदाहरण है। साटिन बुनाई का वस्त्र है, साटिन बुनाई का वस्त्र है, मतलब साटिन का है या सैटिन का है, या ट्विल बुनाई का है या सादी बुनाई का। टाफ्टा देख के आप जान ही गए होंगे, ये आपका सादी बुनाई का एक कपड़ा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बालूचरी साड़ी निम्न किस प्रदेश से संबंधित है।
तो मध्य प्रदेश से है, पश्चिम बंगाल से है, कर्नाटक से है या उत्तर प्रदेश से। तो बालूचरी साड़ी जो आपकी होती है यूजुअली आपके एग्जाम में आता है मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मुर्शिदाबाद आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये आपका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इस वजह से पश्चिम बंगाल बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को साड़ी भी दिखा, एक मिनट, हाँ ये देखिए बालूचरी साड़ियाँ पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर व मुर्शिदाबाद में बनती हैं। सन 1965 से बनारस में भी बालूचरी साड़ी का निर्माण होने लगा है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। साड़ियों पर महाभारत व रामायण के दृश्यों के अलावा अन्य कई कढ़ाई के दृश्य के जरिए उकेरे जाते हैं। बालूचरी साड़ी बनाने में कम से कम कितने सप्ताह, 2 सप्ताह लगते हैं, और इसको 2 लोग मिलकर के बनाते भी हैं। नेक्स्ट है इक्कल साड़ी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हम लोगों ने देखिए बालूचरी साड़ी के बारे में पढ़ा। बालूचरी साड़ी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आपकी है बालूचरी साड़ी, ठीक है, ये वाली बालू, ये आपको मैंने सोचा दिखा दूँ, हो सकता है अच्छा रहे। अभी देखते हैं फिलहाल इसको हम। इक्कल साड़ी आपकी, इक्कल साड़ी को भारत के कर्नाटक राज्य के बगलकोट जिले के इक्कल शहर में अपना नाम मिला है। भाई इक्कल शहर है तो वहाँ पर जो साड़ियाँ बनती है उसको इक्कल बोल दिया गया है। इस साड़ी में शुद्ध रेशम का प्रयोग किया जाता है। इक्कल साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा चुका है, ठीक है। ये जो आपका जीआई है, जीआई टैग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जगह है या कोई भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर जो चीज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत सफिशिएंट अमाउंट में मतलब वहाँ पे उत्पादित किया जाता है या उत्पादन उसका किया जाता है, और वो बहुत ही मशहूर और बहुत ही क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, तो उसको क्या किया जाता है, उस क्षेत्र को जीआई टैग दे दिया जाता है कि मतलब इस क्षेत्र में यहाँ पर ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी मात्रा में और बहुत ही अच्छी मात्रा में और बहुत सही मात्रा में उत्पादित होता है। जैसे आपका ये सिद्धार्थ नगर है तो वहाँ पर काला नमक चावल बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। तो अभी जैसे जब हुआ था आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले, तो सिद्धार्थ नगर में, सॉरी सिद्धार्थ नगर के चावल को मतलब काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थ नगर को जीआई टैग दे दिया गया था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर है कि महेश्वरी साड़ी। तो महेश्वरी साड़ी आपकी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर बसा माहेश्वर जिला है, वहाँ पर ऐसी साड़ियों का निर्माण होता है। 300 काउंट के अंतर्गत बारीक सूत से बुनी जाती हैं। इन साड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये चेकनुमा बुनावट होती है, ठीक है। बनारसी साड़ी आपकी क्या है, आपको पता है बनारसी साड़ी यहीं बनाई जाती है आपके बनारस में, सोने चांदी के इसमें वर्क लगाए जाते हैं, जरी की कढ़ाई करी जाती है इसमें। अच्छा ये जो इक्कल साड़ियाँ थी आपकी, इक्कल साड़ी दिखा दूँ, ये वाली जो आपकी दिख रही है, ये वाली, ये आपकी इक्कल साड़ी कौन सी है, ये इक्कल साड़ी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। तो ये आपकी हो गई बालूचरी, कौन सी, बालू लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक। और ये हो गई आपकी इक्कल, इक्कल साड़ी, ठीक है। चलिए फिर है फिल्टेड टेक्सटाइल्स। निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। फिल्टेड टेक्सटाइल की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, बिन बुना हुआ कपड़ा, बुना व सिला हुआ कपड़ा, अनेक परतों वाला कपड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका फिल्टेड टेक्सटाइल है उसका मतलब ये होता है अनेक परतों वाला कपड़ा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि स्पेशली इसमें 3 परत करके, ऐसे कपड़े की 3 परत लगाई जाती है और उस पर टाके लगा लगा करके सिले जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आपके जैसे गद्दे रजाई बनते हैं, जो टके वाले गद्दे बनते हैं आजकल जो आ रहे हैं स्लीप वेल के, और वो सब, उन सब गद्दों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो पहले गद्दे बनते थे, ज़्यादातर लोग पहले के टाइम में वही यूज़ करते थे। तो उसमें क्या करते थे, रुई रहती है और इसके बाद उसके कवर रहते हैं नीचे ऊपर की तरफ, है ना। तो वो 3 परतों का करके उसको मतलब टाके लगा लगा करके सिला जाता है, उसको क्विल्टेड टेक्सटाइल बोलते हैं। और बिन बुना हुआ कपड़ा आप जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, फेल्ट वाला, फेल्टिंग विधि आप जानते हैं ना, कि उसको क्या करते हैं, कपड़े को या रुई को, जो भी चीज़ें होती है तह तह उसको बिछा देते हैं, फिर उसको काफ़ी गर्म मतलब गर्म चीज़ों से और कभी-कभी तो रोलरों के बीच से भी निकाल देते हैं, और उस तरीके से नमदा आपका बनाया जाता है। बिना बुने वाले जो कपड़े होते हैं, नमदा स्पेशली फेल्टिंग विधि उसको बोलते हैं, कि कपड़ों को तह तह बिछा करके उस पे काफ़ी गर्म दबाव वगैरह डाल के उसको बनाया जाता है, ठीक है। फिर अच्छा ये भी दिया तो है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, न्यूनतम 3 परतों को एक साथ जोड़ने की क्रिया के लिए दिया जाता है, जिसे हाथ व सुई धागा से क्विल्टेड सिस्टम से बनाया जाता है। आमतौर पर इस विधि का निर्माण अधिक पैडिंग बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कुछ बेड कवर और रजाई पर देखा जाता है। समझ गए आप। नेक्स्ट है रेशम की खेती के उत्पादन को कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहते हैं उसको, आपका सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। और पिसिकल्चर आपका जो ये है, उसको जो मछली का पालन किया जाता है ना, उसको कहते हैं। और जो आपका सिल्वीकल्चर होता है, सिल्वीकल्चर जो होता है, कई सारे मतलब जो लोग आपके जैसे जंगल में लकड़ियों वगैरह का उत्पादन होता है, तो उसमें जितने भी मतलब जंगल की संरचना और उनकी क्वालिटी के मतलब उसको कंट्रोल करने का एक तरीके का अभ्यास है, मतलब, है ना। तो सिल्वीकल्चर जो आपका है, कि जंगल जैसे है, उनकी जंगल को मतलब उनमें जो लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे, कोई कटाई वटाई ज़्यादा ना करे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके सिल्वीकल्चर को मतलब एक वो दिया गया है, एरिया दिया गया कि सिल्वीकल्चर में वनों से रिलेटेड जितनी भी लकड़ियाँ होंगी उनकी देखभाल की जाएगी, ठीक है। अच्छा दिया भी है इसमें, देखिए देखिए सिल्वीकल्चर है आपका ये, देखिए वनों की वृद्धि, संरचना और गुणवत्ता को नियंत्रित करने का अभ्यास है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है। तो जो आपका इंडिगो होता है वो किससे रिलेटेड, अम्लीय है, गंधक है, या आपका वैट रंजक है, या डायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रंजक है। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंडिगो होता है वो सबसे किस प्रकार के रंजक का चिर परिचित उदाहरण है, वो आपका वैट रंजक जो है वो आपका इंडिगो का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो आपका ये रंजक वैट मतलब ये वैट डाइज होती हैं आपकी, वो जैसे लिनन हो गया, रेयॉन हो गया, सूती हो गया, इन सभी चीज़ों पे ये कलर किया जाता है स्पेशली। फिर नेक्स्ट है कि आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। अभी मैंने पीछे जो आपको बताया, क्या करते हैं, ऊनी तंतु होते हैं जो उनको दबाव और ताप है ना, नमी दे करके उनको जमा दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, गिनिंग कहते हैं, फेल्टिंग कहते हैं, वर्स्टेड कहते हैं, या गलाना कहते हैं। इसको आपको पता ही क्या कहते हैं, फेल्टिंग विधि कहते हैं। समझ गए आप, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गिनिंग में क्या होता है, गिनिंग में जो आपका रुई होती है ना, कॉटन जो कपास होता है, उससे जब बिनौले अलग किए जाते हैं, जो कोए होते हैं उनसे अलग किया जाता है जब उसको, तो उसको हम लोग गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और वर्स्टेड क्या होता है, वर्स्टेड आपका ऊन का धागा होता है जो बहुत ही क्या करते हैं, इस पे जो है क्या बोलते हैं, कार्डिंग और कॉम्बिंग दोनों प्रक्रिया करी जाती है इस पे। जो वर्स्टेड आपके वूल होते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं, बहुत ही पतले मुलायम, और इनसे जो वस्त्र बनते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के, और बड़े मतलब इसकी बुनावट बहुत ही अच्छी होती है, गर्म भी काफ़ी होते हैं और महंगे भी होते हैं। और गलाना आपको पता ही है कि जूट और जो आपका लिनन का फाइबर होता है उसको गलाने की प्रक्रिया के द्वारा जो है, पानी में गलाकर, ओस द्वारा गलाकर, है ना, केमिकल में गला करके जो है लिनन और जूट के धागे मतलब जूट के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो अच्छा एक सेकेंड, ये जो आपका इंडिगो वाला है क्वेश्चन, ये वाला, एक सेकेंड, ये इंडिगो वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि इंडिगो नील आपको पता है वॉट रंजक का चिरपरिचित उदाहरण है। पहला संश्लिष्ट वॉट रंग सूती, लिनन और रेयॉन के लिए सबसे अधिक पक्के होते हैं, और रंग बंधकों के साथ इनको नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक तंतुओं पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। आपको रंग बंधकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, कलर क्या बोलते हैं, कलर बाइंडर जो होते हैं उनका यूज़ करके तभी आप इसको नायलॉन और पॉलिस्टर पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो सबसे बेस्ट ये किसके लिए है, सूती, लिनन और रेयॉन के लिए। अम्लीय रंग आपको पता ही है कि एसीटेट, नायलॉन, एक्रिलिक इन सभी चीज़ों पर किए जाते हैं, और स्पेशली जो अम्लीय रंग होते हैं वो आपके ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर किए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा है गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं। सल्फर डाइस की बात हो रही है, रेशम के लिए, सूती के लिए, वॉट रंजक के लिए, ऊनी के लिए। तो इतना तो हमें पता ही चल चुका है कि वो सूती के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ भी देख लेते हैं। गंधक रंजक जो होता है मतलब सल्फर डाइस जो थे पहली बार कब बनाया गया, 1879 में बनाए गए। गंधक रंगों का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। ये रंग धुलाई, धूप, पसीने के प्रति पक्के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोरीन ब्लीच इस पे करोगे तो इनके रंग उतर सकते हैं। और जो आपका डायरेक्ट डाई है मतलब यानी कि प्रत्यक्ष रंग जो होते हैं, नाम से देखिए पता चल रहा है कि प्रत्यक्ष रंगाई हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी रंगाई के लिए किसी जो है कलर बंधक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष रंगाई जो होती है वो कैसी होती है, चीप होती है, सस्ती होती है। ठीक है, फिर है हमारा कि निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है। सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका है, सूती का है, मोडा एक्रिलिक का है, ऊन का है, ओलेफिन का है। आपने सुना होगा जब से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व जिसका होता है, किसका होता है, ओलेफिन रेशा का। ठीक है, ओलेफिन रेशा इतना हल्का होता है कि पानी पे एकदम तैर सकता है। सबसे कम इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है इसी का होता है। ठीक है, इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है मैं आपको बता दूं, आई थिंक 1.54 होता है, आई थिंक, एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये कैसा है, पॉलीप्रोपिलीन यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक से निर्मित रेशा है। सर्वाधिक हल्का भी है, पानी पर तेल के समान तैरता है। ठीक है, जैसे पानी, अगर पानी के ऊपर आप तेल डाल दो तेल तैरता रहता है। और वस्त्र कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, घिसावट और अवरोधकता भी अच्छी होती है। और इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, हाँ सॉरी, ये 1.4 के होते, कितना, 1.14 इनका होता है, कि करीब होता है। ठीक है, फिर हमारा सूती यानी कि कॉटन की बात हो रही है, तो कॉटन आपका क्या है, इसका भी उच्च घनत्व रेशा होता है। इसकी विशिष्ट गुरुत्व जो इसमें इसमें 5.54 लिखा है, बट जो आपका ये कॉटन होता है उसका एग्जैक्ट जो होता है वो कितना होता है, 1.52। ये आपका कॉटन का भी 1.52 होता है, लिनन का भी 1.52 होता है, जो आपका रेयॉन फाइबर है उसका भी आपका 1.52 होता है। ठीक है, फिर आपका ऊन है, ऊन का आपका देखिए विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.32। ठीक है, और कम घनत्व के कारण ये सूती रेशे से हल्का होता है। ठीक है, और जो आपका रेशम का होता है, रेशम का आपका होता है 1.25। विशिष्ट गुरुत्व आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सीधे एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं मानती हूँ कि ये सब जैसे आपके डेटा टाइप के हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप की चीज़ें हैं कि नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बट अगर आपने इसको 3 बार 4 बार पढ़ लिया है तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ हमेशा रिमेंबर रखने के लिए आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो खुद से आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो मुझे याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप उसको याद करना चाहेंगे तो कोई ऐसा नहीं, कोई मतलब कोई भी ऐसी एनर्जी या कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक दे कि आप इसको याद नहीं कर पाएंगे।
सामने कहीं जहाँ पढ़ते हैं चिपका लीजिए, या चलते फिरते आप उसको देखते रहिए। मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए अपने पेज पे जहाँ पे आपने लिख रखा हो। जब मन आए ऐसे फ़ोटो देखते-देखते आप कितनी बार अपनी फ़ोटो देखते होंगे? तो वैसे आप देखते रहेंगे, चलते फिरते आपको याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट है कि इसमें कौन-सा है जो अग्नि प्रतिरोधक है, ठीक है? लाइसिल है, स्पेंडेक्स है, नोमैक्स है या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका नोमैक्स का मतलब नोमैक्स पदार्थ होता है वो आपका क्या है? अग्नि प्रतिरोधी है। स्पेंडेक्स आपको पता ही है कि खिलाड़ियों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं इससे, क्योंकि इसमें काफ़ी इलास्टिक होता है, तो उससे वो आधा मतलब कपड़े बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए बढ़िया होते हैं। सॉरी। अच्छा, इसमें दिया भी देखिए, नोमैक्स जो है आपका 1960 के दशक से आग प्रतिरोधी वस्त्र के रूप में नोमैक्स का प्रयोग किया जा रहा है। यह भीषण गर्मी और तथा आग की लपटों से बचाता है। और अग्नि प्रतिरोधी वस्त्रों में कुछ और भी चीज़ें हैं, नोमैक्स हैं, कैवलर है, इंड्यूरा है, पीवीआई और प्रोवन वस्त्र आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा लाइसिल, क्या है? एक रेयॉन का एक रूप है जिसमें शुष्क जेट वेट स्पिनिंग का प्रयोग करके धुलने वाले गूदे से बने सेल्यूलोज फाइबर से बना होता है। इसे 1972 में उत्तरी कैरोलिना में एनका की टीम द्वारा विकसित किया गया था। बहुत बड़ी बात बता दी इन्होंने। और आपका स्पेंडेक्स देखिए क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। और स्पोर्ट्स वियर जैसे स्ट्रेचेबल कपड़े, देखिए सिंथेटिक फाइबर है और स्पोर्ट्स वियर जैसे स्ट्रेचेबल कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर है कि GW ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है शील गुण का सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। तो जो आपके GW ऑलपोर्ट थे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? शील गुण का सिद्धांत दिया था। शील गुण का सिद्धांत का मतलब इन्होंने ये कहा था कि हमारे आपके अंदर जितने भी व्यवहार हैं, जैसे भी आपकी मतलब पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं, आपने तो ये सुना ही होगा कि व्यक्ति क्या है, इन्वायरमेंट और जेनेटिक का है ना, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हाँ, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, रिजल्ट है इंसान, ठीक है। कि कुछ चीज़ें हमें क्या मिलती है, हेरिडिटी से मिलती हैं, और कि कुछ चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। तो बड़े होने के बाद ज़्यादा चीज़ें आप कहाँ से, हेरिडिटी में जो चीज़ें आपका, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी आइज़ का कलर है ना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी हाइट है, ये सब चीज़ें हमें कहीं न कहीं हमारे हेरिडिटी से हमें मिल जाती हैं। लेकिन बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें तो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो उन्होंने यही बात कही कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हेरिडिटी से बिल्कुल कनेक्ट होती हैं। यानी कि इवन आपका जो व्यवहार होता है, वो भी आपका, कुछ व्यवहार के आपके एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके हेरिडिटी से बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। उनको आप मतलब अलग नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के जैसे मान लीजिए किसी की आवाज़ है, उनकी आवाज़ मान लीजिए बहुत तेज़ हो, जैसे मैं ही हूँ। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं बहुत स्लो बात कर पाऊँ, तो मैं नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ भी आपको, मतलब मेरी वॉइस भी बहुत तेज़ रहेगी, और जो मेरी बोलने की स्पीड है, वो भी बहुत तेज़ रहेगी। तो मतलब, तो ये कह सकती हूँ कि मैं जेनेटिक है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी स्लो नहीं बोल पाता, सब बहुत तेज़ ही और ऊँची आवाज़ में ही बोलते हैं। तो अब इसको मैं कहूँ कि अगर मैं इसको कोई कहे कि मुझे कोई ट्रेनिंग दे कि मैं धीरे बोलूँ और मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा कर लूँ, तो ये आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ना, ये यही है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये मेरा कहने को तो ये व्यवहार ही है मेरा एक, है ना, बोलना और इस तरीके से। लेकिन ये जो व्यवहार है, ये कहीं न कहीं मेरे जेनेटिक से रिलेटेड है। इस वजह से ये चीज़ मतलब इसको हम लोग मतलब इस सिद्धांत में कहेंगे, ठीक है? और जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, दिया था अल्बर्ट बंड्यूरा ने। इसको एसएलटी भी कहते हैं, एसएलटी यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, और इसको एससीटी भी बोलते हैं कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अल्बर्ट बंड्यूरा आपको पता है कि बोबो डॉल के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, किसके ऊपर? बोबो डॉल के, ठीक है? बोबो। बोबोडॉल थी। इसमें इन्होंने ये बताया था, अपने इस अधिगम मतलब अपने इस सिद्धांत में यही बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं न कहीं चीज़ों को देख कर के मतलब सीखते हैं, है ना? बच्चे समाज में कुछ देखते हैं, वो चीज़ उसको सीख लेते हैं उससे बच्चे, ठीक है? तो और आपका व्यावहारिक अधिगम जो है, इसको व्यावहारिक अधिगम का आई थिंक मुझे लग रहा है इसका इंग्लिश दिया होता तो मैं अच्छे से बता पाती। बट ठीक है, मैं गलत नहीं बताऊँगी, ठीक है? ये हो गया आपका। तो ये चीज़ कभी-कभी पूछ ली जाती है कि जो एल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको याद रखना है बोबो डॉल पे, ठीक है? बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट इनका ये था, 1 मिनट बता देती हूँ जल्दी से। इन्होंने एक बच्चे को लिया और उन्होंने बच्चे को मतलब कुछ सीन दिखाया, और उस सीन में क्या था कि उसमें जो है लड़ाई हो रही थी, बच्चे मार-पीट कर रहे, मतलब आई थिंक कुछ डाकू वगैरह थे, तो मार-पीट कर रहे थे, तो बच्चे ने उसको देखा। और ये जो और बच्चे को फिर उन्होंने क्या किया, एक डॉल दी बच्चे को, ठीक है? तो जिस तरीके से बच्चे ने टीवी में देखा, मतलब ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि टीवी में देखा कि उसमें जो लोग मार-पिटाई कर रहे थे, तो उसने क्या किया, उस डॉल के साथ भी उसने मार-पिटाई और इस तरीके की चीज़ें करने लग गई, ठीक है? मतलब बच्चा करने लग गया। इस वजह से इन्होंने ये चीज़ मतलब प्रूव करी कि हाँ, ठीक है, अगर बच्चा जो चीज़ देख रहा है, वही चीज़ बच्चा अपने रियल लाइफ़ में भी इस तरीके से मतलब कर सकता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि बच्चे जब छोटे हों, तो उनके सामने कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई भी मतलब इस तरीके का हथियार टाइप वाली चीज़ें बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं उन बच्चे के ऊपर बच्चा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परसीव कर लेता है चीज़ों को। फिलहाल ये हो गया हमारा। फिर अच्छा देखिए, बहुत सब कुछ, हाँ, व्यावहारिक अधिगम सिद्धांत देखिए आपका ये जेबी वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? जेबी वाटसन ने, ठीक? याद रखना है इस चीज़ों को। और यही देखिए है चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात ना होकर
परिस्थितियों से प्रभावित होकर विकसित हो जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ज़रूरी नहीं कि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हमारा व्यवहार है, वो हम जन्म से ही लेकर के पैदा हों। परिस्थिति जैसी होती है, उनमें क्या करते हैं हम, कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, ये बात आपको पता ही है। फिर है हमारा कि 16 पीएफ व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पीएफ का मतलब है पर्सनैलिटी फैक्टर। तो यानी कि पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया था? फ्रॉयड के, आइजैक के, कैटल के या किनले के? तो ये जो आपके आरबी कैटल, इनका नाम पूरा है, इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे कि मतलब इन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति के अंदर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर होते हैं, जिससे मिलाकर के एक पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये आपका एक टेस्ट भी था, है ना? पर्सनैलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसे मान लीजिए जो लोग साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग इसको कहीं न कहीं, अगर मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनके आते हैं पेशेंट, है ना, साइकियाट्रिस्ट के, उनके उपचार के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आई थिंक 185 क्वेश्चन्स होते हैं, जिनको वो लोग करके कहीं न कहीं मतलब एक देखते हैं उनको, अच्छे से उनका डायग्नोस करते हैं चीज़ों को, ठीक है? और उनको ठीक करते हैं। फिर है, इसमें भी देखिए दिया हुआ है, मैं ज़्यादा इसका टाइम नहीं लेना चाहती मैं, बस देखिए, ठीक है? इसको आप लोग देख लेना या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये चीज़ बस ध्यान रखना है कि आरबी कैटल ने 16 पर्सनैलिटी वाला दिया था, और इसमें क्या दिया था कि मान लीजिए कभी-कभी भी पूछा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक विकारों को निदान के लिए भी यूज़ किया जाता है, और परीक्षणों में से जिसमें 185 प्रश्नों पर आयोजित किया जाता है, ठीक? फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉयड, पावलोव, एरिक्सन। आपको पता ही है जीन पियाजे हैं, ठीक है? और सिगमंड फ्रॉयड आपको पता ही है, इन्होंने क्या बोलते हैं वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, और पावलोव ने आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, और एरिक एरिक्सन ने आपके जो है क्या दिया था, साइकोसोशल थ्योरी दी थी, ठीक है? फिर है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया था अरविंदो घोष के द्वारा, महात्मा गांधी, टैगोर, फ्रोबेल के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा दी गई थी, ठीक है? अच्छा, बुनियादी शिक्षा का देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी, आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, ठीक है? बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा योजना भी बनाई गई थी, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। फिर है कि बालक का बायां हाथ तथा दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पर, अधिगम पर, बालक की इच्छा पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर। पूछ रहा है कि बच्चे का जो बायां तथा दाहिने हाथ का प्रयोग होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो आपको पता है मस्तिष्क जो आपका होता है, ब्रेन, उस पे डिपेंड करता है। क्यों? ये बात आपको पता होगी कि जो हमारा जो सिर है उसमें 2 आपके जो है हेमिस्फेयर होते हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी कि दायाँ गोलार्ध और बायाँ गोलार्ध। तो इसमें उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है आपके ब्रेन का, वो आपके दाएँ तरफ की बॉडी की सारी चीज़ें देखता है। मतलब कि दाएँ तरफ के जितने भी ऑर्गन हैं आपके, बाएँ तरफ का जो हेमिस्फेयर आपके सर का लेफ्ट हेमिस्फेयर है, वो आपके दाएँ भाग का जो मतलब आपका जो दायाँ भाग है शरीर का, उसको पूरा हैंडल करेगा, ठीक है? और जो आपका राइट हेमिस्फीयर यानी कि जो दायां भाग है, दायां गोलार्ध आपके शरीर का, वो आपके शरीर के बाएं भाग को देखेगा। समझ गया? तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर है कि सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया गया फ्रॉयड के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा, जंग के द्वारा, ठीक है? तो जो कार्ल जंग थे उनके द्वारा ये आपका सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया गया था। ये आपका होमवर्क रहेगा, कोलबर्ग की थ्योरी कौन सी दी गई थी, आपको याद होना चाहिए। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इनकी जो 3 स्टेजेस थी वो आप बताइएगा, ठीक है? मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में, और आपको पता भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको पता कीजिए, ठीक है? और कोलबर्ग के सिद्धांत का क्या नाम था, और उनकी तीनों स्टेजेस आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए कार्ल जंग के बारे में थोड़ा सा दिया है। इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र की स्थापना की थी। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय कार्ल जंग के द्वारा ही दिया गया है। इनका विचार है वो क्या संदर्भित करता है कि गहन अचेतन मन का एक खंड आनुवांशिक रूप से विरासत में मिला है और व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के आकार का नहीं है। इनका भी कहना यह है कि हमारे मन का जो एक खंड है, छोटा सा टुकड़ा है, वो हमारे क्या है, हमारे मतलब का हमारी हमारी हेरिडिटी से मिला। कहाँ से मिला है? हमारे हेरिडिटी से मिला हुआ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उनके घर में सभी की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो हो सकता है हमारी भी हाइट मतलब आपकी भी हाइट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकता है आपके जेनेटिक्स से ही रिलेटेड हो, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की हाइट बहुत होती है बट बच्चे की हाइट शॉर्ट हो जाती है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, और कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन एक जो छोटा-सा खंड है आपके मन का, थोड़ा-सा अब ये मैंने तो आपको फिज़िकली बता दिया हाइट वगैरह के बारे में। यहाँ पर कह रहे हैं अचेतन मन का उदाहरण, ठीक है? जैसे आपकी थिंकिंग, आपकी रीज़निंग, आपके सोचने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, जेनेटिक्स से आपका रिलेट कर सकता है, ठीक है? ये हो गया। फिर हमारा क्या आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से नहीं आता है। क्या नहीं आता है? प्रतिरक्षित करना यानी कि इम्यूनाइज़ेशन, सुरक्षित पेयजल यानी कि आपको पता है कि क्या बोलते हैं इसको, वही आपका जल, पीने वाला जल। फिर आपका वृद्धि निगरानी, है ना? फिर बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण। तो इसमें नहीं की बात कर रहे हैं, तो नहीं जो आपका आता है बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण इसमें नहीं आता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
फिर नेक्स्ट है जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। चीनी और पैक्टिन, जल और पैक्टिन, फल और पैक्टिन, चीनी और फल। तो जो चीनी और पैक्टिन है ये आपका अनुपात महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जो पैक्टिन की मात्रा, पैक्टिन का टेस्ट भी आपका सही होना चाहिए और चीनी की मात्रा भी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। चीनी आपका एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है उसमें। फिर है कि राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया। ये आपको नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो 1976, 1962, 1982, 2010, ठीक है। तो आपको पता है 1962 में आपका ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है, यानी कि यहाँ पर अनीमिया कंट्रोल की बात हो रही है, नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जो आपका आया था 1976 में, आई थिंक, एम आई राइट। आप लोग बताना कि ये सही है, नहीं सही होना ही चाहिए, है ना। 1976, अच्छे से लिख देती हूँ, मेरी राइटिंग को क्या हो गया, 1976 में आया, ठीक है। तो इसमें जो आपकी टिकिया दी जाती है कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, वो उसमें क्या होता है, आपका जो सीधे ऑप्शन पे आते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या करते हैं, 600 मिलीग्राम की जो होती है एक आयरन की गोली दी जाती है और 500 माइक्रोग्राम की आपकी फॉलिक एसिड की गोली होती है। ये दोनों गोलियां इसमें दी जाती हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है। लैक्टेटिंग वुमेन की बात हो रही, कितना मिल्क सिक्रीशन होता है वन डे में, ठीक है। 400 मिलीलीटर, 1.2 लीटर, 500 मिलीलीटर, या फिर आपका 8 मतलब कि 850 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसमें जो एक दिन में मिल्क सिक्रीशन होता है वो आपका होता है 850 मिलीलीटर। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वशीय अम्ल होते हैं। संतृप्त वशीय अम्ल का मतलब है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे कम मात्रा में किसमें होते हैं, नारियल का तेल। आपको पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, रूम के टेम्परेचर पे जो चीजें जम जाती हैं, है ना, एक सैचुरेट हो जाती हैं, उनको हम लोग एसएफए बोलते हैं, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो नारियल का तेल जम जाता है, इस समय अगर आपके घर में होगा तो इतनी ठंड है, जम ही चुका होगा। खजूर का तेल, है ना, फिर आपका मूंगफली का तेल या सरसों का तेल। तो जैसे मूंगफली आपका तेल होता है, ये भी, इसको भी हम मोनो अनसैचुरेटेड में रख सकते हैं, लेकिन सबसे कम मात्रा में जो होगा आपका वो होगा सरसों का तेल, ठीक है। यानी कि सरसों के तेल में आपके सबसे कम सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, समझ गए। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और सरसों के तेल में आपका जो है क्या बोलते हैं, इरोसिस, जो आपका इरोसिस एसिड होता है और ऑलिक एसिड, है ना, ये दोनों चीजें मतलब फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। और मूंगफली में आपको पता है आपका अराकिडोनिक एसिड होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। तो भारत में जो कार्यक्रम, कौन से ऐसे कार्यक्रम है जिसमें पूरक आहार दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, सप्लीमेंट्री फूड। आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ, आईसीडीएस और यूनिसेफ, आईसीडीएस और मिड डे मील, या यूनिसेफ और मिड डे मील। तो भारत में जो दिया जाता है वो आपका चलता है आईसीडीएस और मिड डे मील कार्यक्रम। आईसीडीएस आपको पता है कि जो है बच्चों के लिए होता है 6 वर्ष तक के, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, और जो माताएं होती हैं उनको भी किया जाता है, किशोरियों को भी शामिल किया गया है इसमें। और आपका जो मिड डे मील होता है वो प्राइमरी के बच्चों के लिए, जितने होते हैं बच्चे, उनको मतलब भोजन दिया जाता है स्कूल में। तो ये आपका इंडिया में आया था आई थिंक 1995 में, ठीक है, 15 अगस्त को शुरू किया गया था। और कई सारे विद्यालयों में अभी भी ये चल ही रहा है। जो लोग स्कूल में होंगे, सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे आप लोग, उनको आपको पता ही होगा, है ना। तो इसमें थोड़ा-सा आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है। आईसीडीएस में जो होता है, 6 सेवाओं में पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है, बिल्कुल आपको सही है। कि 6 माह से लेकर के 3 आयु के बच्चों से, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की तथा गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। आपको ये बात पता ही है। और जो आपका मिड डे मील है, मिड डे मील 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया और पहले इस कार्यक्रम को 2000 से अधिक ब्लॉकों के स्कूलों में लागू किया गया। और इस कार्यक्रम में बाद में क्या किया गया, इसको 2004 में पूरे देश में सरकारी तथा प्राथमिक विद्यालयों में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। फिर है कि विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना ही नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका रतौंधी, सबसे पहला लक्षण यही होता है। और रतौंधी के बाद आपका आता है कंजक्टिवाइटिस, फिर आपका आता है जीरोफ्थैलेमिया, फिर आपका आता है केरेटोमलेशिया, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया आपको पता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। और कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है ये। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करता है। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, कौन सा ऐसा विटामिन है यहाँ पर कि जो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है, या अमीनो अम्ल है। तो आपको पता ही होगा जो विटामिन सी होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्योंकि जो विटामिन सी होता है आपका, वो क्या करता है, जो आयरन का जो आपका होता है उसको, जो आयरन का जो फेरस होता है उसको फेरिक अम्ल में चेंज कर देता है। और जो आयरन होता है आपका, वो फेरिक अम्ल के फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। सो दैट आपका जो विटामिन सी है वो मतलब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाला एक फैक्टर माना जाता है, ठीक है। फिर है इसमें इसमें दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। ये देखिए क्या करता है, उपस्थित लोहे को फेरिक से फेरस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और फेरस रूप में लोहा अवशोषण ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने उसको उल्टा बोल दिया, फेरस को फेरिक बोल दिया, ठीक है। इसमें अब तो दिखा दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
नेक्स्ट है अग्नाशयी रस, है ना, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सा नहीं है, तो आपका जो इसमें पेप्सिन आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि पेप्सिन जो है वो नहीं होता, क्योंकि पेप्सिन आपका क्या है, एक गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, यानी कि आपके अमाशय से निकलने वाला ये जूस होता है आपका, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है, पाश्चुराइजेशन की बात हो रही है, सभी मतलब क्यों किया जाता है? सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो बताना ही नहीं है, कितना बेहतरीन ऑप्शन दिया है, आप तुरंत कंफ्यूज हो, कुछ लोग तो ए पे आंसर मार देंगे तुरंत, बट नहीं, ए करेक्ट आंसर नहीं है, आपका करेक्ट आंसर है बी। उन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं को आपको मारना है जो रोग फैलाने वाले हैं, है ना, जो आपको मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमारे लिए हजार्डियस हैं, ठीक है। अच्छे सूक्ष्म जीवाणु को आपको नहीं मारना, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है हमारा कि विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। विटामिन सी भाई सबसे बहुत ज़्यादा ये नाजुक है, तो इस वजह से जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है खत्म, आज हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? आप आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हाउ मेनी? 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम लोग 50 का जो बचा हुआ है उसको हम लोग कल करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और देखना आप लोग ज़रूर जब भी आपको समय मिले। तो चलिए फिलहाल आप लोग इतना देखें और सुने, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा फीडबैक देते हैं ना, तो लगता है कि हाँ भाई जो कंटेंट दिया जा रहा है लोगों के लिए यूज़फुल है, और लोगों की मतलब जो हो सकता है कि मतलब आप लोगों की ज़रूरतों को थोड़ा बहुत पूरा करने में मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूट मैं कर पा रही हूँ, तो अच्छा लगता है जान करके। तो आप लोग चलो, आप सब लोग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, सभी लोगों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो क्या, अभी आगे जो हमारा 50 बचा हुआ है ना, 50 क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम लोग करेंगे फिर से, ठीक है। चलो आप लोग ध्यान रखो, सो जाओ, और खाना वाना बढ़िया खाइए, ध्यान रखिए, ठंड बहुत है, बारिश वारिश वगैरह भी हो रही है। तो चलिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।